हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका वंस अगेन द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें नेक्स्ट 25 ईडियम एंड फ्रेजेस कवर होते हैं। इसमें आपके अपडेटेड वोकैबुलरी 2025 और 26 जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो जितने भी आपके ईडियम्स आए हैं उनको हम अपडेट कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि लर्न वोकैब फास्टर देन 99% ऑफ स्टूडेंट विद द स्कॉलर्स। अगर आप को जल्दी से जल्दी वोकैबुलरी कंप्लीट करनी है और बच्चों से अच्छा परफॉर्मेंस देना है अपने एग्जाम्स में, तो आप द स्कॉलर से वोकैबुलरी पढ़ें। मैं आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, पढ़ें। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर देते हैं अपना, और फिर जाके घूम फिर के वे अलग अलग सोर्स पे जाते हैं पहले, और फिर घूम फिर के कहते हैं कि हमें अच्छा सोर्स नहीं मिला इसलिए हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। ठीक है? तो आपको अच्छा सोर्स भी मिल रहा है, आपको अच्छी गाइडेंस भी दी जा रही है, और आपको बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में आपको चैनल पे सब चीज़ें मिल जाएँगी। ठीक है? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपको एआई एनिमेटेड इमेज के थ्रू हम पढ़ाते हैं, विज़ुअलाइज़ेशन टेक्नीक से हम मतलब विज़ुअलाइज़ करके आप चीज़ों को ईज़िली ग्रैब कर सकते हैं, और ईडीएम के ओरिजिन और हिस्ट्री वगैरह हम करवाते हैं। ठीक है? इसमें क्या है कि आपको ये सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है, C3, C1, C6, A1, B1, E1, ठीक है? स्मार्ट फ्रेज़ल वर्ड टॉप 100 ये D1, ये सब ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, और ये इसी पैटर्न में आप सभी को करने हैं। C3 करेंगे, फिर C1, फिर C6, इसी पैटर्न में सब कुछ करना है आपको। ठीक है? हम 4 टाइप की पीडीएफ भी देते हैं, जिसमें कि 3 प्रिंटेबल होती हैं और 1 आपकी ओरिजिनल पीपीटी होती है। ठीक है? इसमें हमारी सबसे बेस्ट है क्रक्स प्रो। इसमें एक ही पेज पे आपके 100 वर्ड कवर होते हैं, तो आगे-पीछे से आपके 200 वर्ड एक ही पेज पे, मतलब जो खड़ा पेज होता है आगे-पीछे से, उसमें 200 वर्ड कवर होते हैं, और आपको 6 से 7 पेज ही प्रिंटिंग के लिए निकलते हैं। तो ये क्विक रिवीजन के लिए एग्ज़ाम से 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, ये थोड़ी है कि आप बुक लेके बैठेंगे, या फिर हमारी सीरीज़ ही लेकर बैठेंगे, इतनी बड़ी-बड़ी बल्कि-बल्कि जो बुक होती हैं, या फिर आप 6-6, 10-10 घंटे की जो सीरीज़ होती हैं, उनको थोड़े लेके बैठे हैं एग्ज़ाम से पहले। आपको कुछ ऐसा मटेरियल चाहिए जो बिल्कुल क्रक्स हो, बिल्कुल, बिल्कुल सूक्ष्म हो, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं, और बाकी आप हेलो डालें व्हाट्सएप पे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसमें आपको टीएस ब्रोशर मिलेगा, जिसमें हम सारी सैंपल पीडीएफ वगैरह मिलती हैं, और आपको पीडीएफ एक्सेस वहाँ से मिल सकता है विद अ नॉमिनल अमाउंट, ठीक है? तो आप एक्सेस ले सकते हैं। चलिए, आज का पहला जो ईडीएम है हमारा 101, वो है कवर ऑल बेसिस। कवर ऑल बेसिस, कवर ऑल बेसिस का मतलब होता है, एक सेकंड, हाँ, टू डील विद एवरी पार्ट ऑफ ए सिचुएशन, सभी पहलुओं पर ध्यान देना। ठीक है? अब जाहिर सी बात है कि अगर आप ये ईडीएम को थोड़ा समझ पा रहे होंगे, इसका मतलब होता है कवर ऑल बेसिस। ठीक है? सारी चीजें कवर करना, मतलब सारी चीजें कवर करना। बेसिस, बेसिस मतलब एक सतह, एक तरीके से। ठीक है? बेसिस। अब इसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं। बेसबॉल में टीम के खिलाड़ी को पहली, दूसरी, तीसरी और होम बेस, सभी बेस की सुरक्षा और निगरानी करनी होती है। ठीक है? यदि कोई बेस खाली छूट जाए तो विरोधी टीम उसका फायदा उठा सकती है। इसलिए खिलाड़ियों को सुनिश्चित करना पड़ता था कि सभी बेस कवर हों, यानी कि कवर ऑल बेसिस हों। ठीक है? धीरे-धीरे यह वाक्यांश खेल से निकलकर सामान्य जीवन में इस्तेमाल होने लगा, और इसका अर्थ हो गया कि किसी काम या योजना के हर संभावित पहलू को पहले से संभाल लेना, ताकि सफलता की संभावना बढ़ जाए और कोई जोखिम न बचे। ठीक है? अब सिंपल सी बात है कि आपके अगर बेस कवर हैं, जैसे कि एक बेस ये है, एक ये है, एक ये है। अगर आपके बेस कवर हैं तो आप सुरक्षित हैं। सभी पहलुओं पर ध्यान देना। ठीक है? तो इसका मीनिंग यही होता है, सभी पहलुओं पर ध्यान देना, आपने सभी पहलुओं पर ध्यान दिया है। नेक्स्ट इडियम है हमारा 102। ये क्या कहता है कि क्रॉस समवन्स पाम विद सिल्वर। इसका मतलब होता है टू पे समवन फॉर अ सर्विस, टू ब्राइब। ठीक है? यानी किसी को पैसा देना उसके सर्विस के हिसाब से, किसी को पैसा देना और रिश्वत देना। ठीक है? अब इसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं। इसका मूल बहुत पुरानी यूरोपीय परंपरा से जुड़ा है, जहाँ लोग ज्योतिषियों या जो भविष्यवक्ताओं होते हैं, जो फोरटेलर जिसको हम कहते हैं, फॉर्च्यून टेलर, ठीक है? या सेवाएँ देने वाले की हथेली पर चांदी के सिक्के, यानी कि सिल्वर कॉइन रखकर भुगतान करते थे। यानी किसी के पाम को सिल्वर, चांदी से क्रॉस करना, उसके हाथ में पैसा रखना था। समय के साथ यह प्रयोग केवल भुगतान तक सीमित न रहकर पैसे देकर विशेष
लाभ या एहसान प्राप्त करने, यहाँ तक कि रिश्वत देने के अर्थ में भी इस्तेमाल होने लगा। ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये लेडी है, इन्होंने इसका पाम देखा और इसने इनको सिक्के दिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, तो समवन पाम हो गया। तो क्या हुआ, टू पे समवन फॉर अ सर्विस, आपने सर्विस के लिए दिया, और या फिर आपने ब्राइब दी, ये दो चीज ही हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा 103। 103 क्या कहता है, क्रॉस द फिनिश लाइन। अब ये तो बड़ा सिंपल सा ही है, आपने रोजमर्रा की जिंदगी में सुना ही होगा। तो कंप्लीट अ रेस और टास्क, या फिर टास्क कंप्लीट करना या रेस कंप्लीट करना कोई। ठीक है, दौड़ या काम पूरा करना। अब इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। पुराने समय में किसी भी दौड़ में जो धावक अंत में बनी फिनिश लाइन को पार कर लेता था, उसे उसका लक्ष्य पूरा करने वाला माना जाता था। इसी वास्तविक दृश्य से यह मुहावरा बना। समय के साथ इसका प्रयोग केवल खेलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि किसी भी कठिन काम, परियोजना, परीक्षा या लक्ष्य को सफलतापूर्वक करने के अर्थ में होने लगा। इसलिए क्रॉस द लाइन का अर्थ है कि किसी कार्य या लक्ष्य को अंततः पूरा कर लेना। ठीक वैसे ही जैसे धावक सारी बाधाएं पार करके अंत में फिनिश लाइन को पार करता है। अब जैसे कि ये देख सकते हैं, धावक है, ये फिनिश लाइन को पार कर रहा है, सिंपल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 104। ये है क्रॉस द रूबिकॉन। क्रॉस द रूबिकॉन का मतलब क्या होगा, टू डू समथिंग दैट कैन नॉट बी अनडन। ऐसा निर्णय लेना जिसे बदला न जा सके। ठीक है। अब ऐसा कोई आपने निर्णय ले लिया है जिसको आप बदल नहीं सकते। अब इसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं। प्राचीन रोमन इतिहास में रोमन सेनापति जिसका नाम था जूलियस सीजर ने अपनी सेना के साथ रूबिकॉन रिवर, अब ये जो रूबिकॉन है ना, ये एक रिवर का नाम है। ठीक है। अब आपको ये पता चल गया तो आप इजीली अब फाइंड आउट कर सकते हैं अपने एग्जाम में। जबकि कानून के अनुसार किसी सेनापति को सेना सहित उस नदी को पार करने की अनुमति नहीं थी। नदी पार करते ही उसने ऐसा कदम उठा लिया जिससे वापस लौटना संभव नहीं था, और रोमन गृह युद्ध शुरू हो गया। इसलिए क्रॉस द रूबिकॉन का अर्थ बन गया ऐसा निर्णय या जोखिम भरा कदम उठाना जिसके बाद पीछे लौटना संभव न हो। अब जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये रोमन के जूलियस सीजर हैं। ठीक है, इन्होंने रूबिकॉन रिवर ये पार कर लिया अपनी सेना के साथ, तो अब ये पीछे तो अब हटेंगे नहीं, अब तो आगे आगे जाना है। तो इसी को ही दर्शा रहा है कि ये ऐसा निर्णय ले लिया है जो बदला नहीं जा सकता। नेक्स्ट है हमारा 105, क्राई स्टिंगिंग फिश। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू से बैड थिंग अबाउट वंसेस ओन प्रोडक्ट और वर्क। अपनी ही चीज की बुराई करना। अब आप अपनी ही चीज की बुराई कर रहे हैं। ठीक है। अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री समझते हैं। इसका ओरिजिन पुराने मछली बाजार से जुड़ा माना जाता है, जहां कुछ मछली विक्रेता अपनी ही मछली की ताजगी पर संदेह जताते या उसकी बुराई करते थे। स्वाभाविक रूप से ग्राहक ऐसी मछली खरीदने से बचते थे। इसी से यह मुहावरा बना कि जो व्यक्ति अपनी ही वस्तु, काम, क्षमता या उत्पाद की बुराई करता है, वह खुद अपना नुकसान करता है। इसलिए क्राई स्टिंग फिश का अर्थ हो गया अपनी ही चीज या काम की बुराई करना, सेल्फ क्रिटिसिज्म। ठीक है, दैट हार्म वंस ओन इंटरेस्ट। सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए वैसे कभी भी। ठीक है, वो आपको ही हार्म करता है। तो सेल्फ क्रिटिसिज्म दैट हार्म वंस ओन इंटरेस्ट। अब जैसे ये फिश बेच रहा है, ये लेडी और उसके बच्चे फिश लेने आए हैं, बट ये अपनी ही फिश की बुराई कर रहा है। तो क्राई स्टिंगिंग फिश। ठीक है, अपनी ही चीजों की बुराई करना। नेक्स्ट है हमारा 106, कट बोथ वेज। इसका मतलब होता है टू हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स, फायदे और नुकसान दोनों होना। अब इसकी हिस्ट्री समझते हैं। इसका ओरिजिन तलवार या चाकू की दोनों तरफ धार, यानी कि डबल एज जो होता है ना, डबल एज ब्लेड होने की अवधारणा से जुड़ा है। ऐसी तलवार दुश्मन को भी चोट पहुंचा सकती है, लेकिन जरा सी भी गलती होने पर उसे चलाने वाले को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसी कारण अंग्रेजी में कट बोथ वेज का
प्रयोग उन परिस्थितियों के लिए होने लगा जिसके दो पहलू होते हैं, एक लाभदायक और एक हानिकारक। अब जैसे ये जो तलवार है, इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। ठीक है, ये दुश्मन को भी मतलब हानि पहुंचा सकती है और खुद को भी हानि पहुंचा सकता है अगर ये सही से इसको नहीं चला रहा है। ठीक है, तो फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। कट बोथ वेज। नेक्स्ट है हमारा 107, कट इट आउट। कट इट आउट का मतलब क्या होगा? टू स्टॉप डूइंग समथिंग एनोइंग, परेशान करना, बंद करना। ठीक है, तो अब इसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं। कट इट आउट का शाब्दिक अर्थ है इसे काटकर अलग कर दो। कट इट आउट, इसे काटकर अलग कर दो। धीरे धीरे लोग किसी बेकार, परेशान करने वाली या अनुचित गतिविधियों को तुरंत रोकने के लिए यह वाक्य प्रयोग करने लगे, मानो उस हरकत को अपनी जिंदगी से काटकर बाहर फेंक दिया जाए। इसलिए आज जब कोई बार बार शरारत, मजाक या तंग करने वाली बात करता है तो उसे रोकने के लिए कहा जाता है कि कट इट आउट, यानी बस करो, बंद करो। अब जाहिर सी बात है, ये लड़का है, ये इसको परेशान कर रहा है, तो ये क्या कह रही है? कट इट आउट। अब भाई बंद कर दो, इतना परेशान मत करो, परेशान करना बंद करना। तो अब ये फिर बंद कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 108, कट समवंस डेड। कट समवन डेड मीनिंग होगा टू डेलिबरेटली इग्नोर समवन, जानबूझकर अनदेखा करना। अब इसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं। ब्रिटेन समाज में यदि कोई व्यक्ति किसी परिचित को सड़क, सभा या सामाजिक कार्यक्रम में देखकर भी जानबूझकर न पहचानने का दिखावा करता था, न अभिवादन करता था और पूरी तरह अनदेखा कर देता था, तो उसे कट डेड कहा जाता था। यहाँ कट का अर्थ है किसी को अपने सामाजिक संबंधों से काट देना, और डेड यहाँ दर्शाता है कि वह व्यक्ति उसके लिए मानो मरा हुआ, ठीक है, या अस्तित्वहीन हो गया है। इसलिए कट समवन डेड का अर्थ बना किसी को जानबूझकर पूरी तरह नजरअंदाज करना या मुंह फेर लेना। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कट का मतलब कि मतलब उसके संबंध तोड़ लिया, और डेड का मतलब कि भाई मरा हुआ मान लिया मैंने आपको। ठीक है, अब जैसे कि ये व्यक्ति है, इसने इसको बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। ठीक है, तो ये कट डेड हो गया, यानी कि इसने इसको बिल्कुल मरा हुआ समझ लिया, जानबूझकर अनदेखा करना। नेक्स्ट इडियम है हमारा 109, कट द कैकल। कट द कैकल का मतलब क्या होता है? टू स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस एंड गेट टू द पॉइंट। ठीक है, बकवास बंद करना और मुद्दे पर आना। अब इसकी हिस्ट्री समझते हैं। कट द कैकल का ओरिजिन पुराने ग्रामीण और बाजारों के माहौल से जुड़ा माना जाता है। कैकल शब्द मुर्गियों की तेज और लगातार कुकड़ुकू जैसी आवाज के लिए इस्तेमाल होता था, जिसे लोग बेकार और शोर शराबे वाली बात से तुलना करते थे। जब कोई व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा बोलता, बहाने बनाता या मुद्दे से भटक जाता, तो उसे कट द कैकल कहा जाता था, यानी मुर्गियों जैसी बेकार बकबक बंद करो और सीधे मुद्दे पर आओ। इस वजह से आज इस इडियम का अर्थ फालतू के बातें छोड़कर सीधे काम की बात करना हो गया है। ठीक है, अब जैसे कि ये आदमी है, इसके देखो मुर्गियाँ भी दिखाई गई हैं, ये कैकल कैकल कर रही हैं। ठीक है, और ये आदमी है, ये हंस भी रहा है और ये कुछ कैकल कैकल बात कर रहा है, तो बट इसने कहा कि भाई सीधा मुद्दे की बात करो, इधर उधर की बातें मत करो। ठीक है, तो सिंपल, आप एक बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा आपको ये। नेक्स्ट है हमारा 110, डेड मैन्स शूज। डेड मैन्स शूज, डेड मैन्स शूज का मतलब होता है ए पोजीशन अवेलेबल ओनली आफ्टर समवंस डिपार्चर, या किसी के हटने या मरने पर मिलने वाला पद। ठीक है, या तो हट जाए या मर जाए वो व्यक्ति, उसके बाद ही आपको कोई पद मिलेगा। अब इसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं। ब्रिटेन में सेना, चर्च और सरकारी नौकरियों में पद अक्सर तभी खाली होते थे जब वर्तमान पदाधिकारी की मृत्यु हो जाती थी। इसलिए लोग किसी बेहतर पद या अवसर की प्रतीक्षा करते थे जो केवल किसी के मरने के बाद ही मिल सकता था। इसी सोच से वेटिंग फॉर ए डेड मैन शूज वाक्यांश प्रचलित हुआ, और जिसका अर्थ है ऐसा पद या अवसर जो किसी व्यक्ति के
हटने या मृत्यु के बाद ही उपलब्ध हो। अब जैसे कि ये व्यक्ति है, अब ये अपनी कुर्सी पे बैठा है, ये पद पर एक तरीके से पद पर बैठा है, या तो ये मर जाए या फिर डेड हो जाए या फिर ये अपने पद को छोड़ दे, तभी इसको मौका मिलेगा, इसको मौका मिलेगा और इसको मौका मिलेगा। तो सिंपल सी एक थ्योरी है, डेड मैन शूज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 111, डाइस विद डेथ। डाइस विद डेथ, इसका मतलब होता है टू पुट वंसेस लाइफ एट रिस्क, जान जोखिम में डालना। ठीक है, तो इसकी ओरिजिन देखते हैं। इसकी उत्पत्ति पुराने समय के जुए यानी कि डाइस की खेल से जुड़ी मानी जाती है। प्राचीन काल में पासा फेंकना पूरी तरह किस्मत पर निर्भर होता था। एक गलत दांव सब कुछ छीन सकता था। इसी विचार को बाद में जीवन के जोखिमों से जोड़ा गया। जब कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है जिसमें उसकी जान तक जा सकती है तो कहा जाता है कि वो डाइस विद डेथ, यानी कि मौत के साथ पासा खेल रहा है। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है कि आप मौत के साथ पासा खेल रहे हैं, जैसे कि ये मौत है एक तरीके से, और आप पासा खेल रहे हैं, और अब इसमें डेथ भी हो सकती है और आप जी भी सकते हैं, तो जान जोखिम में डालना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 112, डाइन विद ड्यूक हम्फ्रे। डाइन विद ड्यूक हम्फ्रे, यानी कि डाइन का मतलब क्या होता है कि आप भोजन कर रहे हैं कोई। ठीक है, भोजन करना, डिनर करना, एक तरीके से डाइन उसको ही कहते हैं। टू गो विदाउट फूड, रिमेन हंग्री, भूखे पेट रहना। इसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं। डाइन विद ड्यूक हम्फ्रे का शाब्दिक अर्थ है ड्यूक हम्फ्रे के साथ भोजन करना, लेकिन इसका असली मतलब भूखे रह जाना होता है। इसका ओरिजिन 16वीं और 17वीं शताब्दी में सेंट पॉल कैथेड्रल लंदन से जुड़ा है, जहां ड्यूक हम्फ्रे ऑफ ग्लॉस्टर की एक प्रसिद्ध कब्र थी। जिन लोगों को दोपहर का भोजन का कोई निमंत्रण नहीं मिलता था, वे समय बिताने के लिए उस कब्र के आसपास घूमते रहते थे। लोग मजाक में कहते थे कि ड्यूक हम्फ्री के साथ भोजन कर रहे हैं, जबकि वास्तव में उन्हें खाना नसीब नहीं हुआ था। इसी घटना से ड्यूक विद डाइन विद ड्यूक हम्फ्रे मुहावरा बना, जिसका अर्थ आज भूखे रह जाना या भोजन न मिलना है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि आप इस फोटो में भी देख सकते हैं, ये एक व्यक्ति है और ये एक व्यक्ति है। तो ये ड्यूक हम्फ्रे के कब्र के पास बैठे हैं, मतलब खड़े हैं, तो इनको भोजन नहीं मिला है। इनको निमंत्रण तो मिल गया लेकिन भोजन नहीं मिला है। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। नेक्स्ट चलते हैं हम 113, डू समथिंग एन ऑटो पायलट। अब आपने तो ये पढ़ा ही होगा, ऑटो पायलट मोड पे काम कर रहा है ये तो। ठीक है, टू डू समथिंग ऑटोमेटिकली विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे करना। ठीक है, तो अब इसकी ओरिजिन देख लेते हैं। इस मुहावरे का मूल ऑटो पायलट शब्द से जुड़ा है, जो हवाई जहाज से में इस्तेमाल होने वाली ऐसी स्वचालित प्रणाली थी जो पायलट के बिना भी विमान को तय दिशा में उड़ाती रहती थी। धीरे धीरे लोगों ने इस तकनीकी शब्द का प्रयोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करना शुरू कर दिया। जब कोई व्यक्ति किसी काम को आदत या रूटीन या बिना ज़्यादा सोचे समझे करता है, तो कहा जाने लगा कि वह उसे ऑटो पायलट कर रहा है। इसलिए इस इडियम का अर्थ है किसी काम को लगभग स्वचालित ढंग से बिना सचेत रूप से सोचे या ध्यान दिए करना। ठीक है, अब जैसे कि ये लड़का है, अब ये ऑटो पायलट मोड पे अपना काम कर रहा है, क्योंकि इसका माइंड जो है वो बिल्कुल फ्रीज हो चुका है। अब ये जो रोज़मर्रा का काम करता जा रहा है तो उसको ही ऑटो पायलट मोड पे कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा 114, डोंट केयर ए हैंग। डोंट केयर ए हैंग, इसका मतलब हो गया टू नॉट केयर एट ऑल अबाउट समथिंग, कोई परवाह न करना। इसका ओरिजिन देख लेते हैं। इस मुहावरे की उत्पत्ति अंग्रेजी वाक्यांश नॉट वर्थ ए हैंग से जुड़ी मानी जाती है। उस समय हैंग शब्द का प्रयोग फांसी या दंड जैसी ऐसी चीज के लिए होता था जिसे लोग बेहद तुच्छ या अप्रिय मानते थे। धीरे धीरे आई डोंट केयर हैंग का अर्थ बन गया मुझे इसकी जरा भी परवाह नहीं है, यानी जिस बात को व्यक्ति इतना महत्वहीन समझे कि उसके लिए फांसी जितनी गंभीर चीज की भी परवाह न करे, वहाँ यह मुहावरा प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका भावार्थ है किसी बात की बिल्कुल भी चिंता या परवाह न करना। तो जैसे कि आप ये फोटो में देख सकते हैं कि ये लड़का है
अब इसने कुछ कर दिया होगा तो इसको बिल्कुल भी परवाह नहीं है, तो इसने क्या कहा, मुझे इसकी ज़रा भी परवाह नहीं है, चाहे मुझे फांसी क्यों ना हो जाए। ठीक है, तो ये लेडी भी सोच रही है कि ये तो बिल्कुल बेपरवाह हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या क्या दर्शा रहा है कि कोई परवाह न करना किसी भी बात की, डोंट केयर अ हैंग। नेक्स्ट है हमारा 115, डाउन फॉर द काउंट। अब ये तो बड़ा सिंपल सा है, अगर आप इसको वैसे ही देख लेंगे तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। डिफीट, अनकॉन्शियस और अनेबल टू कंटिन्यू। ठीक है, पराजित हो जाना, हार मान लेना। अब ये डाउन द काउंट किससे जुड़ा है, ये बॉक्सिंग की दुनिया से जुड़ा है। ठीक है, अब इसकी ओरिजिन देख लेते हैं। मुक्केबाजी में जब कोई खिलाड़ी जोरदार पंच लगाने के बाद गिर जाता है तो रेफरी की गिनती यानी कि काउंट जो होते हैं पूरे होने तक उठ नहीं पाता, तो उसे मुकाबले से बाहर और पराजित माना जाता है। इसी स्थिति से डाउन फॉर द टाउन मुहावरा बना, जिसका अर्थ है पूरी तरह हार मान लेना, बेहोश हो जाना या आगे जारी रखने में असमर्थ हो जाना। अब जाहिर सी बात है, ये जो खिलाड़ी है ये गिर गया है, ये रेफरी काउंट कर रहा है और इसने मुक्का मारा है इसके। ठीक है, इसने उसका पंच मारा है, तो अब ये पूरी की पूरी सिनेरियो आपको दिखाई दे रही है डाउन फॉर द काउंट की। ठीक है, हार मान लेना, ये उठ नहीं पा रहा है अब। नेक्स्ट है हमारा 116, डाउन द रोड। डाउन द रोड का मतलब होता है इन द फ्यूचर, एट ए लेटर टाइम, यानी कि आगे चलने वाला, आगे चलकर भविष्य में कोई चीज है भविष्य के लिए। ठीक है, इसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं। इसका ओरिजिन पुराने अंग्रेजी बोलचाल से जुड़ा है, जहां लोग किसी सड़क पर आगे मौजूद स्थान या घटना की बात करने के लिए डाउन द रोड कहते थे। धीरे धीरे सड़क पर आगे का विचार समय में आगे के अर्थ में इस्तेमाल होने लगा, यानी जैसे सड़क पर आगे बढ़ने पर अगला पड़ाव आता है, वैसे ही जीवन में समय आगे बढ़ने पर भविष्य की घटनाएं आती हैं। इसी कारण आज डाउन द रोड का अर्थ आगे चलकर भविष्य में हो गया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि अब जब आप नीचे की तरफ जा रहे हैं डाउन द रोड, ठीक है, तो वही दर्शा रहा है कि नीचे की तरफ जाना किसी घटना या उसको मतलब चेंज कर लिया है कि फॉर एग्जांपल ये डिग्री लेने जा रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, ये घर भी लेगा नीचे की तरफ। ठीक है, ये रॉकेट भी उड़ाएगा, तो यानी कि एक तरीके से फ्यूचर प्लान को दर्शा रहा है। ठीक है, आगे चलकर भविष्य में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 117, ड्रेस्ड टू द नाइन। इसका मतलब होता है ड्रेस्ड वेरी एलिगेंट और फॉर्मली, बेहद सलीके में तैयार होना। ठीक है, अब इसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं। इसके ओरिजिन के बारे में सबसे प्रसिद्ध मान्यता यह है कि पुराने समय में किसी व्यक्ति के कपड़े को तैयार करने के लिए लगभग 9 गज यानी कि 9 यार्ड्स कपड़ा लगता था। जितना अधिक और बढ़िया कपड़ा, उतना ही शानदार पहनावा माना जाता था। धीरे धीरे टू द नाइन का अर्थ पूरी तरह से परफेक्ट या सर्वोत्तम स्तर का, जो सर्वोत्तम स्तर यानी कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, ठीक है, बहुत बढ़िया हो गया। और ड्रेस टू द नाइन का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए होने लगा जो किसी खास अवसर पर अत्यंत आकर्षक और सुरुचिपूर्ण कपड़े पहनकर तैयार हुआ हो। ठीक है, अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये आदमी है और ये औरत है, ये दोनों बहुत ही तरीके से तैयार होकर आए हैं। तो ये क्या दर्शा रहा है कि ये ड्रेस टू द नाइन्स है। ठीक है, अब वो 9 यार्ड्स जो कपड़े को दर्शा रहा है वो यही यही दर्शा रहा है कि इनके अच्छे कपड़े हैं, एलिगेंट हैं, बढ़िया हैं, अपना बेहद सलीके से ये तैयार होकर आए हैं। नेक्स्ट है हमारा 118, ड्रिल समथिंग इनटू समवन, यानी कि टू टीच थ्रू कांस्टेंट फोर्सफुल रेपिटेशन, बार बार समझाकर दिमाग में बैठाना। ठीक है, अब ये जो होता है ना, ये थोड़ा सा फौजियों वाला एक आप माइंडसेट कह सकते हैं। ठीक है, तो ड्रिल समथिंग, आप कुछ ड्रिल कर रहे हैं, मतलब कि कुछ उनके अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, समवन किसी के दिमाग के अंदर एक तरीके से। अब इसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं। इसका ओरिजिन पुराने समय के सैनिक मिलिट्री ड्रिल और कठोर प्रशिक्षण पद्धति से जुड़ा है। सैनिकों को किसी आदेश, नियम या कौशल को अच्छी तरह कराने के लिए उसे बार बार दोहराया जाता था, यानी लगातार ड्रिल कराया जाता था। इसी विचार से ड्रिल समथिंग इनटू समवन मुहावरा बना, जहां ड्रिल का अर्थ किसी बात को इतनी बार दोहराना है
कि वह व्यक्ति के दिमाग में घुस जाए, यानी कि एक तरीके से ड्रिल हो जाए अंदर। ठीक है, इसका इसलिए आज यह ईडियम किसी बात को बार बार समझाकर या दोहराकर अच्छी तरह याद करा देने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कि ये ड्रिल इंस्ट्रक्टर हैं, तो अब इस नए लड़के को ये पूरी तरीके से समझा रहे हैं, इसके अंदर दिमाग में डाल रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं कि आपको इस तरीके से चलना है, लेफ्ट राइट ऐसे ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। ऐसे ही ये मैडम है, ये इस बच्चे को अच्छे से समझा रही है, इनका स्टूडेंट है ये, कि भाई आपको ऐसे ऐसे चैप्टर्स याद रखने हैं, तो बार बार रिपीट हो रहा है, तो बार बार समझाकर दिमाग में बैठाना। नेक्स्ट है हमारा 119, ड्रॉप ए लाइन। ड्रॉप ए लाइन का मतलब होता है टू सेंड अ शॉर्ट इनफॉर्मल मैसेज, संक्षिप्त संदेश भेजना। ठीक है, अब आपने देखा भी होगा कि जैसे कि एक लेटर होता है, लेटर के लास्ट में लिख देते हैं ना ड्रॉप ए लाइन, कि आप मेरे इसका मतलब जवाब भेज देना कुछ। ठीक है, इस तरीके से, तो वही चीज़ है ये। ठीक है, 18वीं 19वीं शताब्दी में जब लोग एक दूसरे को पत्र लिखते थे, तो अक्सर कहते थे ड्रॉप ए लाइन, यानी मुझे बस एक पंक्ति, यानी कि एक लाइन लिख भेजना। धीरे धीरे यह वाक्यांश छोटे और अनौपचारिक संदेश भेजने के लिए भी प्रयोग होने लगा। इसका ड्रॉप ए लाइन का मतलब हो गया किसी को संक्षिप्त संदेश या पत्र भेजना, चाहे वे चिट्ठी हो या ईमेल हो या टेक्स्ट मैसेज हो, सिंपल। ठीक है, जैसे कि ये टेक्स्ट मैसेज कर रहा है तो ये ड्रॉप ए लाइन। ठीक है, ऐसे ही ये ग्रैंड माँ जो है, ये कोई चिट्ठी भेज रही है, तो इन्होंने भी अपने लास्ट में लिखा है कि ड्रॉप ए लाइन। तो ये संक्षिप्त संदेश भेजना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 120, ड्रॉप ऑफ द रडार। ड्रॉप ऑफ द रडार, इसका मतलब होता है टू स्टॉप बीइंग नोटिस्ड और मॉनिटर्ड, टू डिसअपियर फ्रॉम अटेंशन, नज़रों से ओझल हो जाना, ध्यान से हट जाना। तो अब आपको पता है कि रडार, रडार क्या होता है? रडार एक तकनीक होती है जिससे आप, कोई प्लेन जा रहा है तो उसको आप रडार कर सकते हैं, उसको आप चिन्हित कर सकते हैं, उसकी लोकेशन पता कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इसका यूज़ हो रहा है। तो इसकी हिस्ट्री समझते हैं। इस मुहावरे की उत्पत्ति रडार तकनीक से हुई है, जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हवाई जहाज और जहाज़ों की निगरानी के लिए किया जाता था। जब कोई वस्तु रडार स्क्रीन से गायब हो जाती थी, तो वह अधिकारियों की नज़र और निगरानी से बाहर मानी जाती थी। इसी विचार से ड्रॉप ऑफ द रडार मुहावरा बना, जिसका अर्थ है लोगों की नज़रों, ध्यान या चर्चाओं से ओझल हो जाना। इसे याद रखने के लिए सोचे कि कोई विमान रडार स्क्रीन से अचानक गायब हो गया। अब कोई नहीं जानता कि वह कहाँ है। ठीक वैसे ही कोई व्यक्ति, विषय या घटना सबके ध्यान से हट जाए, तो कहा जाता है कि वह ड्रॉप ऑफ द रडार हो गया है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि आप अब रडार से इधर उधर हो गए हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं कि ये एक लेडी है, ये कह रही है कि भाई ये ड्रॉप ऑफ द रडार हो गया है, कि मतलब ये जो विमान है ये रडार से बाहर हो गया है। तो इसको दर्शा रहे हैं कि वो नज़रों से ओझल हो गया है, ध्यान से हट गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 121, ईजी डज इट। ईजी डज इसका मतलब क्या होता है? डू समथिंग केयरफुली एंड स्लोली, आराम से, सावधानी और धैर्य से काम करना। अब ये बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, अब ईजी डज इट, अब आप एक बार पढ़ेंगे इसको, ईजी डज इट आपको वैसे ही याद हो जाना है। ठीक है, कोई काम बहुत ही धैर्य से, आराम से, तरीके से करना। अब इसकी हिस्ट्री समझते हैं। इसका उद्गम अंग्रेजी बोलचाल के वाक्यांश ईजी से माना जाता है। जैसे लोगों को किसी काम को धीरे, सावधानी और बिना जल्दबाजी के करने की चेतावनी देने के लिए कहा जाता था। बाद में इसका डज इट जोड़ दिया गया। तो अब ईजी तो मतलब सावधानी से करना, और डज इट इसमें बाद में जोड़ा गया, जिसका अर्थ था यही सही तरीका है, या ऐसे करने से काम ठीक रहेगा। यह वाक्यांश विशेष रूप से भारी सामान उठाने, नाजुक वस्तुएं संभालने या जोखिम वाले काम करने के समय में बोला जाता था। इसका कारण इजी डज इट का अर्थ बन गया आराम से, धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक काम करो। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये भालू है, ये इजी डज इट यानी कि बहुत सावधानी पूर्वक लेके जा रहा है इन घड़ों को। ठीक है, और ये भी गिलहरी भी इसका हेल्प कर रही है। तो ये दर्शा रहा है कि आराम से, सावधानी पूर्वक कोई काम को करना। नेक्स्ट है 122, इजी ऑन द ईयर्स। अब आपके कानों पर कोई बहुत चीज इजी है, मतलब कि प्लीजेंट है। ठीक है, प्लीजेंट टू लिसन टू,
इसका हिंदी मतलब हो गया कानों को भाने वाला, सुनने में अच्छा। ठीक है, अब इसकी ओरिजिन देखते हैं। इसका ओरिजिन संगीत ध्वनि की दुनिया से जुड़ा है। अंग्रेजी में इजी ऑन द ईयर्स, आंखों को अच्छा लगने वाला। जैसे प्रयोग पहले से प्रचलित थे, उसी पैटर्न पर इजी ऑन द ईयर्स बना। जब किसी गाने, आवाज, संगीत या बोलने के अंदाज को सुनकर कानों को कोई खटकने वाली, कर्कश या परेशान करने वाली अनुभूति न हो, बल्कि सुनने में सुखद लगे, तो उसे इजी ऑन द ईयर्स कहा जाने लगा। ठीक है, अब जैसे कि ये लड़की है, ये बहुत ही प्लेजेंट गाना सुन रही है। ठीक है, इसके पास ये इंस्ट्रूमेंट है, और ये एक चिड़िया है, ये भी बहुत प्लेजेंट कर रही है, तो इजी ऑन द ईयर्स हो गया ये। ठीक है, और बहुत प्लेजेंट और बहुत अच्छा लग रहा है, कानों को भाने वाला, सुनने में अच्छा। नेक्स्ट है 123, ईट क्रो। इसका मतलब होता है टू एडमिट दैट यू वर रॉन्ग, अपनी गलती मानना। ठीक है, अब इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। इसका लोकप्रिय कहानी के अनुसार एक घमंडी शिकारी को अपनी गलती और हार स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया, और सजा के तौर पर उसे क्रो खाना पड़ा। जबकि उस समय कोए यानी कि क्रो का खाने का जो वो होता है, वो बहुत खराब और घृणित माना जाता था। मांस जो, अगर कौवे का आपने मांस खाया तो बहुत ही घृणित माना जाता था। इसलिए ईट क्रो का अर्थ बन गया अपनी गलती मानना, शर्मिंदगी के साथ गलत साबित होना, या अनिच्छा से अपनी बात वापस लेना। अब ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप कोई चीज़ खा रहे हैं और कोई आपको फ़ोर्स कर रहा है, जैसे कि इस इमेज में भी देख सकते हैं कि आपको कोई फ़ोर्स कर रहा है, या तो आपने कोई गलती करी है, ठीक है? अपनी गलती को आपने माना है उस तरीके से। तो यही दर्शा रहा है कि ये इसमें कि क्रो का ये खाना खा रहा है। नेक्स्ट है हमारा 124, ईट लाइक अ बर्ड। इसका मतलब होता है टू ईट वेरी लिटिल, चिड़ियाओं की तरह बहुत कम खाना। अब ये तो आपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुना ही होगा कि क्या भाई चिड़िया की तरह खा रहा है तू तो, यानी कि बहुत कम खा रहा है। तो अब इसकी हिस्ट्री भी लगभग सेम ही है। इसका ओरिजिन पक्षियों को देखकर बना, क्योंकि पुराने समय में लोगों को लगता था कि चिड़िया दिन भर में बहुत थोड़ी सी मात्रा में दाना चुगती है। इसलिए 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी में ईट लाइक अ बर्ड मुहावरा प्रचलित हुआ। हालांकि वास्तव में कई पक्षी अपने शरीर के आकार के हिसाब से काफ़ी खाते हैं, फिर भी लोगों की नज़र में उसका थोड़ा-थोड़ा चुगना कम खाने का प्रतीक बन गया। इसी कारण यह इडियम आज भी ऐसे व्यक्तियों के लिए बोला जाता है जो भोजन बहुत कम मात्रा में करता है। ठीक है, अब ज़ाहिर-सी बात है कि ये लड़की है, ये बहुत ही कम मात्रा में भोजन कर रही है, तो ये क्या कर रही है? ईट लाइक अ बर्ड, यानी कि चिड़ियाओं की तरह बहुत कम खाना खा रही है। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है आपका 125, ईट द लीक। ईट द लीक, इसका मतलब है टू बी फोर्स टू टेक बैक वंसेस वर्ड ह्यूमिलेटिंगली, यानी कि अपमान सहकर अपनी बात निगलना। आपने कोई अपमान सह लिया है, आपने अपनी बात निगल ली है अंदर ही। यह वेल्स की एक पुरानी परंपरा से जुड़ा माना जाता है, जहां वेलिश सैनिक पहचान के लिए अपने हेलमेट पर लीक, एक प्रकार की सब्जी, लीक जो होती है ना, वो होती है आपकी हरी प्याज, देखी है आपने, जो आपके घर में भी बनती होगी हरी प्याज, वही होती है लीक। ठीक है, तो ये जो वेलिश सैनिक हैं, ये अपने हेलमेट पर लीक, एक प्रकार की सब्जी लगाते थे। बाद में अंग्रेजी साहित्य, खासकर शेक्सपियर के नाटक हेनरी वी में एक पात्र को अपमान के रूप में जबरदस्ती लीक खाने पर मजबूर किया जाता है। इसी घटना से ईट द लीक मुहावरा प्रसिद्ध हुआ, जिसका अर्थ है अपमानित होकर अपनी गलती मानना, या मजबूरी में अपने शब्द वापस लेना। अब जाहिर सी बात है, ये लड़का है, ठीक है, अब ये उसको कह रहा है कि आप लीक खाइए ये, शायद इसने कुछ गलती कर ली होगी। ठीक है, तो अपमान सहकर अपनी बात निगल रहा है ये लड़का, ये सोल्जर। तो इसने इसको कहा कि भाई आप ये लीक खाएं पहले, तभी आप मैं मानूंगा कि आपने ये चीज़ एक्सेप्ट करी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, शेयर ज़रूर करें। जो बच्चे जिनको ज़रूरत है और जिनको पढ़ना है अच्छे से, तो उनके लिए उन तक आप इस चैनल को ज़रूर पहुँचाएँ, और लाइक करें, और हमारे टीम से जुड़कर रहें।
अगर आपको हमारा पैकेज वगैरह लेना है तो यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन और आप वहाँ पर हेलो डालें, तो आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और तरीके से आपको सब कुछ कंप्लीट कर सकते हैं आप अपना। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।